जो शुभ अवसर है, आज के ही दिन हमने जो हमारे दिसंबर 2023 बैच में नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं एक उम्मीद के साथ कि हम यहाँ पर जो है सर से शिक्षा ग्रहण करेंगे, और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं, लाइफ में भी बहुत कुछ वो यहाँ से सीख कर जाते हैं सर के माध्यम से। तो उसी उपलक्ष्य में सर के और हमारे साथ अमित सर भी हैं, जो कनाल एकेडमी की एक नई फैकल्टी के रूप में हमारे साथ आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो सर और पारुल मैम और श्रुति मैम, हरीश सर, इन सबका हार्दिक स्वागत करें। तो एक थैंक यू के साथ स्टार्ट करूंगी। लोग थैंक यू के साथ एंड करते हैं, मैं इस थैंक यू के साथ स्टार्ट करूंगी कि हरीश सर ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को माइंड में नहीं रखते, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारी लाइफ में काम आती हैं। और उसी को चलकर यहाँ से जो भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो आगे इन फ्यूचर उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में कि हमें कैसे अपना जीवन जो है वो यापन करना चाहिए। तो आज हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पहले कुछ एग्जाम पिछली बार जिन्होंने पास आउट किया था, और कुछ ऐसे हैं दिसंबर 2023 में पास आउट किया। तो इस बार के जो हमारे जेआरएफ 3 जेआरएफ हैं, पार्वती जी, सुधांशु जी और दीपांशु जी। थोड़ा एक बार और जोरदार। एंड नेट के जो स्टूडेंट्स हैं 10 से 11 बच्चे हैं जिन्होंने नेट जो है इस बार क्वालिफाई किया, लेकिन सभी नहीं आ पाए क्योंकि कुछ दूर रहते हैं, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे। तो उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अंजलि जी, साक्षी शर्मा जी, लता जी एंड पूजा जी भी हैं हमारे साथ। हमारी पुरानी स्टूडेंट है, काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है। तो उन्होंने भी पहले जो है नेट क्वालिफाई किया है, और लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाई थी। तो आज वो भी हमारे साथ हैं। तो प्रोग्राम को आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने भी जेआरएफ और नेट क्वालिफाई किया है वो स्टूडेंट्स एक एक करके आगे आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो भी तैयारी कर रही हैं और किसी कारणवश पहले तैयारी कर रहे थे नहीं हो पाया, तो वो उनसे सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन में किस तरीके से पढ़ाई करी, और जो भी रिसोर्सेज वगैरह हर चीज़ आप लोग उनसे जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुधांशु जी। ओम सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स हरीश सर, शिवानी मैम, इन्होंने हर मूवमेंट के साथ दिया, हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करी, और इन्हीं की गाइडेंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर पाया। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शॉर्टकट क्या है या फिर भाई करना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना विजन क्लियर रखो कि भाई जेआरएफ नेट जो भी है वो करना है। अब जब क्लियर कर लिया तो सिर्फ इसी पे फोकस करो, ना कि यहाँ पे क्लासेस करना या ऋषिकेश में आए हो तो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना। अपने आप को 4 महीने 5 महीने दो, हार्डवर्क करो, और जैसे सर गाइड करें कि भाई सर बोलते हैं अगेन एंड अगेन रिविजन के लिए, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। पढ़ सभी लेते हैं बट पेपर वही क्लियर करवाते हैं जिनका रिवीजन टॉप नॉच है। जितने भी हम रिवीजन करते जाएंगे, हर रिवीजन उस पर्टिकुलर चीज़ का हमें एक स्टेप आगे लेके जाता जाएगा जेआरएफ के लिए। तो मेरी तो यही सजेशन है कि अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करें और साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करते चलें। मेरा नाम सुधांशु है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ, और वैसे तो मैं एकेडमी में 2021 में पहली बार आया था, बट मैं अपने मास्टर्स की वजह से कंटिन्यूस उस टाइम पे क्लास नहीं कर पाया। तो मैंने अभी इस साल मार्च वाले बैच में मैंने एडमिशन लिया था, मार्च 2023 वाले में।
तो उस टाइम हमने 2-3 महीने तैयारी करी, बट उस टाइम मेरा 2 नंबर से नेट रहा था। बट इस बार मैंने मेहनत करी, जो गलतियाँ पिछली बार हुई वो मैंने रिपीट नहीं करी, और इस बार मैंने 202 नंबर से JRF क्वालिफाई किया। जी तैयारी के संदर्भ में कुछ पूछना हो तो जानकारी देनी हो। कितना अटेम्प्ट? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ, पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट रहा था 2 नंबर से, जैसा मैंने बताया आपको। उसमें मेरे साथ कुछ मेजर मिस्टेक्स हुई थी, वो मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली चीज़ है टाइमिंग इशू। जैसे उस पेपर में भी मेरे को पूरा विश्वास था कि एटलीस्ट मैं नेट क्वालिफाई कर सकता हूँ, बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन मेरे से छूटा। मैंने DI में उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, और जो साथ के साथ क्रॉस चेक करके क्वेश्चन चलना चाहिए वो मैंने नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आते आते आप लोग गलत करके आओगे, और असल में कंपटीशन वही क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को जितना हम वो करेंगे ना, कम करेंगे। जैसे भाई अभी 20 क्वेश्चंस की गलती कर रहे हो, तो कोशिश करना है कि 10 क्वेश्चन की गलती हो, 5 क्वेश्चन की वजह से गलती हो, वही चीज़ JRF क्वालिफाई करवाएगी। और टाइम मैनेजमेंट कैसा है कि जैसे सर बोलते हैं कि भाई कोशिश करो कि 1.5 घंटे में अपना पेपर 2 पूरा करा सको, तो वो 1.5 घंटे का मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 40 मिनट हो सकता है। उससे ज़्यादा उसको मत लो। DI की प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस इतनी करो कि उसके अंदर 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा पूरा मैथमेटिक्स और DI में कंज्यूम ना हो, ताकि आखिरी में कॉम्प्रिहेंशन के लिए फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टाइम बच पाए। तो ये गलतियाँ मत करना। थैंक यू। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू सुधांशु जी। नेक्स्ट जो है मैं बुलाना चाहूंगी पार्वती जी को। JRF क्वालिफाइड है दिसंबर 2023। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी कुमार सर, हरीश सर को और शिवानी मैम को। मेरा नाम पार्वती है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ, और मैंने अपना बैचलर्स तो कॉमर्स से किया है, बाद में अपनी लाइन स्विच करके मास्टर्स मैंने योग से किया है। मार्च 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, और इस बार JRF हो चुका है। तो बस यही कहना चाहूँगी। तैयारी के संदर्भ में बताओ, क्या उतार चढ़ाव है? तैयारी फर्स्ट टाइम में तो हम पढ़े ही नहीं थे, हमारी लापरवाहियाँ थी कि बाहर आए हैं तो थोड़ा घूमना फिरना। पर सेकंड टाइम पे थोड़ा ध्यान दिया गया, रिवीजन जैसा सर कहते हैं। सर बहुत चीज़ें 10 चीज़ें बताते हैं, उसमें से आप 5 भी फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बस रिवीजन दीजिए, बाकी तो सब हो जाएगा। और बाकी आपकी मेहनत है और हमारी किस्मत है। बाकी आप सबको सब पता है, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो सर बताते हैं वो कीजिए, सब होगा। हम भी वही बताएंगे जो सर बताते हैं। लास्ट मोमेंट का एग्जाम में आपकी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से जी जी उसका जानना चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में एक होता है ना कि तो आप मेंटली प्रेशर भी काफी बढ़ता है, उससे आपने कैसे मतलब कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम। हाँ, वही मुझे अगस्त के इनिशियल में मुझे टाइफाइड हो गया था, फिर नवंबर में फिर से टाइफाइड हो गया था। लेकिन मुझे ये था कि प्रिपरेशन हो चुकी है, और इस टाइम पे बीमार भी हो गए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि रिवीजन ही देना है इस टाइम पे। और कोई कहता है हम बीमार हो गए थे इस XYZ रीज़न से नहीं हुआ, लेकिन एंड मोमेंट पे वो मैटर नहीं करता। इनिशियल जब सर सिलेबस करा रहे हैं तब बीमार हो रहे हैं तो समझ आता है कि सिलेबस छूट गया, पर सिलेबस सारा हो चुका था। बाकी फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि कहीं पे भी हम डाउनफॉल में जा रहे हैं, फैमिली अगर आपको कर रही है, अच्छे से चीयर अप कर रही है तो सब हो जाएगा। तो फैमिली सपोर्ट सबसे ज़रूरी है इसमें। फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपने कहा था कि आपने तैयारी से जी जी जी। तो उसके बाद जो स्टूडेंट से पहली बार आपको तैयारी करनी है जी और यही सोचते हैं कि 3-4 महीने हो जाएगा, अकेडमी से रिजल्ट आते तो हमारा भी हो जाएगा, उनको क्या सजेशन देना चाहिए? वो मैं कहना चाहूँगी, जैसे मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है योग से, और मेरी मास्टर्स भी ओपन से ही हुई है पूरी। लास्ट के 6 मंथ है मैंने जो रेगुलर बेस पे किया है, तो जो मैंने सीखा है, जो भी मतलब योग का मतलब योग चित्तवृत्ति निरोध यहीं पे सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, हो जाएगा। अगर मैं
3-4 महीने में बिना, मुझे लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम पे ऐसी पढ़ाई नहीं करी थी। अगर नेट हो सकता है तो जो बच्चे हैं ऑलरेडी हैं उस फील्ड में उनका हो सकता है, बस वही टाइम मैनेजमेंट की बात है। और रिवीजन, फर्स्ट टाइम में मैंने रिवीजन इतना अच्छा नहीं दिया और फर्स्ट पेपर मेरा वीक ही था, जो इस बार भी वीक है। बट कोशिश करिए कि योग का एटलीस्ट आप ना छोड़े, उसमें स्कोर अच्छा कर लें। सर बोलते हैं 80+ आने चाहिए, तो उतना भी स्कोर कर लेंगे कवर हो जाएगा। इधर नहीं आता, फर्स्ट पेपर नहीं आता तो सेकंड पेपर में कवर कीजिए, कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनली ये है कि लोग कहते हैं हम इतने घंटा पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं मन से आधा घंटा पढ़ रही हूँ मेरे लिए वो सही है कि 4-5 घंटे सर के पास यहाँ बैठते हैं। अभी सिटिंग की भी बात है, जैसे हम फर्स्ट टाइम आए थे हमारी सिटिंग नहीं थी तो हम थक जाते थे कि सर कितना पढ़ाएंगे। अभी सर बैठाते तो सिटिंग हो चुकी थी तो बोर भी नहीं हो रहे हैं और इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टाइमिंग आप दें, पर आपका जब तक मन से पढ़िए, जितना पढ़ना है फोर्सफुली मत पढ़िए। इच्छा से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बिना इच्छा प्रेशर से या फैमिली प्रेशर से करेंगे तो डिफिकल्टीज आती हैं। ऊपरी मन से नहीं करना जी। जो बच्चे आते हैं पूरे उत्साह के साथ ये सोचते हैं कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा, कुछ मौज मस्ती भी करेंगे, तो उनके लिए तो सुझाव है। सर मौज मस्ती तो जीवन है, ज़रूरी भी है। नहीं करेंगे मौज मस्ती करते हुए हाँ पढ़ सकते हो आप। जैसे इस बार तो कम मौज मस्ती करी है हमने, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन कोशिश करें कि पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में आप आराम से घूमिएगा। जब JRF हो जाएगा, 6-7 महीने बचते हैं, गैप होता है एडमिशन में, उसमें खूब मौज मस्ती कीजिए। घर वाले भी नहीं रोकेंगे, फिर आपको आराम से खुला कीजिए, अभी पढ़ लीजिए। तो सबका एक प्लस पॉइंट होता है, आप फोकस कीजिए उस पर। अगर कम्युनिकेशन आता है वो 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रखें कि वो ना हो। DI आता है वो 5 क्वेश्चन तो रखिए कि ना गलत हो। तो इतना करिए, अपना स्ट्रांग पॉइंट और स्ट्रांग बनाइए, भी कुछ हो होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बाकी पॉजिटिव हो रहिए और तो कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई में देखिए मैं इतना कुछ सीरियस हूँ नहीं, बस मन किया आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा शादी से बच जाएंगे तो इसलिए पढ़ने आ गए। बस सर, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, दीपांजलि जी से मैं चाहूँगी वो आए और अपना कैसे कैसे उन्होंने तैयारी करी और किस तरीके से उन्होंने टाइमिंग दिया अपना, थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं सर जी को धन्यवाद दूंगी, मैम जी को धन्यवाद दूंगी। इस कनाल अकेडमी की हर एक जो चेयर बेंच हर चीज़ है, मैं उसको सब पूरी चीज़ को धन्यवाद दूंगी। मैंने पिछले साल मेरा MA हुआ है, जो जुलाई में MA हुआ, जुलाई में मैंने 17 जुलाई था शायद, तो मतलब ऐसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी है कोचिंग ना। तो MA में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड था मेरा, तो मैंने लगा लो 3-4 महीने मैंने केवल बेस ही बेस बनाया है। 1 महीने मैंने जम के पढ़ाई करी है। अब लगा लो आप सुबह में यहाँ आ जाती, शाम को ही घुस जाती थी, पर 1 महीने मैंने अपना पूरा दिया है कि ये करना है तो करना है। घर का मतलब घर से बोलेंगे कि तुम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, अपने पे विश्वास रखो, आप कर सकते हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, इतनी खास कुछ नहीं है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी लोग कर सकते हो। तो किसी को पूछना और मतलब 3-4 महीने आप पूरा बेस ही बेस बनाइए, चाहे आपका मैथ हो, चाहे योगा हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, सबसे पहले आप अपना बेस बनाइए। बेस बन जाता तो 1 महीने में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीवियस पेपर की टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, जरूर पेपर 1 की तो जरूर लगाना, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और एग्ज़ाम के टाइम पे आप कितना मतलब नर्वस नहीं होना है। एग्ज़ाम के टाइम जब आप कंप्यूटर फेस करते हो तो आपको पूरा अपना 100% देना है कि बस मैं और मेरा कंप्यूटर है साथ में, बस मुझे पेपर देना है और कुछ नहीं देखना है। और कुछ किसी को क्वेश्चन पूछना होगा मेरे फर्स्ट के टाइम पे आप पूछ सकते हो कुछ। जैसे आपने कहा 7 बजे तक यहाँ पर 7 भी है हाँ, हाँ तो
कोचिंग में क्या आप लोग ग्रुप स्टडी करते थे, आप अकेले पढ़ते थे? वैसे ग्रुप मतलब जैसे प्रीवियस पेपर का जो मैंने पेपर बुक ले रखी थी वो सॉल्व करा, उसके बाद फिर अपना अपना पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं है, जैसे आप हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी भी हेल्प करी है। इतने अच्छे मेरे सब साथ वाले इतने प्यारे प्यारे थे ना, मतलब उन्होंने मेरी हेल्प करी, मैंने उनकी हेल्प करी है, मतलब हम साथ में मिलके पढ़ते थे। तो ऐसे ही आप कलीग बना सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो मिलके, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो तभी तो ऊपर बढ़ोगे। बाकी अभी मैं इतना कुछ बोल नहीं पाऊंगी, शायद नर्वस हूँ। आपने किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया? आपने देश को बना दिया, लेकिन तैयारी करी आपने, रिवीजन आपने ज्यादा किया, टेस्ट सीरीज ज्यादा की, आपके हिसाब से किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना? पेपर 1 में मैंने टेस्ट सीरीज ज़्यादा दी है, सारे पेपर मतलब 22 के जितने पेपर थे 20 तक पहुंच गई थी मैं, मतलब जितने पेपर थे मैंने सारे पेपर लगाए अपने। भले मेरे उसमें मतलब एवरेज स्कोर 30 मतलब 25 से 40 के बीच में था, तो मेरे पेपर 1 में 30 ही आए हैं, 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपको उससे एवरेज का आइडिया लग जाता है। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में सही नहीं आ रहा था उसको दोबारा अटेम्प्ट करो, मतलब 2 दिन पेपर दो, फिर वापस उसी पे जाओ कि हमें देखते हैं कि और कितना अच्छा हुआ है। उससे क्या होता है, बेस बन जाता है। जैसे कि सर एक बात बोलते हैं कीवर्ड्स, आप वर्ड को कितना पकड़ते हो, आप वर्ड का हल्का सा आइडिया लग जाएगा ना आपको, पेपर करने में इतना आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। बस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है। केवल कीवर्ड्स वर्ड्स होते हैं जो पकड़ने पड़ते हैं। और पेपर 2 में तो सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है ना पेपर 2 में। मतलब आपको बस ये रिवाइज करना है। मैम जी का फर्स्ट पेपर, मैम जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मतलब आप क्वेश्चन करोगे मैम आपको पूरा आंसर देगी, मतलब हर एक अलग आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कंफ्यूजन पूरी अच्छी तरह पूछ सकते हो, मैम बहुत अच्छी से आपको बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन इस बार तो पहले से ही सब समझे हो कि क्वेश्चन उसके बाद तो आगे का अपना भविष्य दिख रहा है संशय नहीं। हाँ, एक गलती मैंने जो करी है, जो मुझे लगा है, मतलब DI मेरी और अच्छी हो सकती, 3 सही गए मेरे, 2 और अच्छे कर सकती थी मैं, DI मैथ में और अच्छा कर सकती थी। और पेपर 2 में ना मैंने पैसेज सेट कर अटेम्प्ट ही नहीं करा। पेपर 2 का जो पैसेज था उसमें मेरे 2 गलत चल गए, मतलब फिर भी पैसेज में अब वो जल्दीबाजी में हो किस चीज़ में हुआ, क्योंकि पैसेज भी बहुत छोटा आ रहा था वो स्क्रॉल करने की वजह से ना, तो आप पैसेज में भी ध्यान देना जरूर है। फ्री के नंबर है वो तो लो। हाँ, फ्री के नंबर मत छोड़ना प्लीज। और सर तो गाइड करते रहेंगे आप लोगों को, मैम भी गाइड करते रहेंगे। और थैंक यू। अभी दीपांजलि जी ने लास्ट में चीज कही कि पैसेज में उनके कुछ मार्क्स जो हैं वो कम हो गए, तो एक्चुअली वो है ना एक आदत हो गई है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा रहता है तो वहाँ पे पकड़ के एकदम बोल देना। तो अभी याद है तो अभी बोल देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने वापस पढ़ना है क्लास में। जो भी स्क्रीन का आपका इशू होता है उसको पहले से ही माइंड सेट करके जाओ यहाँ से कि आपने स्क्रीन में पेपर देना है तो क्या चीज़ें होंगी। उसके लिए आपको पहले से ही मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया है जो NTA की वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो आप पहले जब वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो मॉक टेस्ट दे देंगे तो आप वहाँ पे एक फेमिलियर हो जाते हैं स्क्रीन के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू होता है 3 घंटे तक कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम का और आंखें दर्द शुरू हो जाती है। तो पहले ही आप अपना, अगर किसी की नज़र के चश्मे ठीक है वो लगाते हैं, जिनका नहीं है आप यहाँ पे भी प्रोजेक्टर पे देखते हैं स्क्रीन को। आपको एक हैबिट बनानी है कि कैसे आप कंटिन्यूस क्लासेस दें जब लंबी लंबी क्लासेस होती हैं। तो आप स्पेक्स लगाइए अपने, जो बिना नंबर वाले भी होते हैं लगाइए, उसमें बैठिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे ना, उतना आप एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। टेस्ट का होता है, टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आराम से घर में बैठ के देते हैं। नहीं, आप यहाँ पे बैठ के आओ, जितने ज़्यादा बच्चे साथ में टेस्ट देंगे आपको एग्जाम हॉल वाला फील आएगा और ऑनलाइन टेस्ट आपके चलते हैं। तो जितना कम, मैंने हमेशा बोला कि कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालो, जितना बाहर निकालोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप वहाँ पे अपीयर हो पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो साक्षी शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगी, नेट क्वालिफाइड है।
ओम। मेरा नाम साक्षी शर्मा, आप लोगों ने सुनी ही होगा। मैं ऋषिकेश से ही हूँ और मैंने 2019 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं तब से जॉब में ही हूँ और अभी थोड़ी सी जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ी ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अटेम्प्ट करके देखती हूँ। तो मैंने इसी बार जुलाई में यहाँ पे ज्वाइन किया था और सर को पता है कि मैंने किस तरह से मैनेज किया है। मेरा मॉर्निंग 4:30 से लेकर 10 बजे तक का रूटीन रहता था, फिर यहाँ पे क्लासेस होती थी और फिर वापस से शाम को 8 बजे तक मैं सेशंस वगैरह लेती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। जो सर ने यहाँ पे पढ़ाया है मैंने केवल मैंने क्लासेस अटेंड करी है और लास्ट के 1-2 मंथ में शायद बहुत ज़्यादा रेगुलर क्लासेस भी नहीं रह पाई। सर का बस एक सजेशन था जो मेरे बहुत काम आया। सर ने ये कहा था कि आप पे कम समय है तो चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी आपको लगे, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है मन में रिविजन करो। तो मेरा बस वही चलता था और उसी के थ्रू, और मैं टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्टिंग में दी थी बट उसके बाद में उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं रह पाई और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उसमें से भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में नहीं कर पाई समय के अभाव की वजह से। पर जितना हमारा कोर्स जो हमें प्रोवाइड किया गया था, जितने नोट्स थे उसको मैंने कवर करने की कोशिश करी, सर का सजेशन माना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में, वो मेरे बहुत काम आया। प्रेजेंस ऑफ माइंड, एलिमिनेशन मेथड और शांत चित्त से आप जितना सोच समझ के पेपर करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं पे ठीक हो जाते हैं। तो आई गेस वो चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा काम है और दैट्स इट। थैंक यू। कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। आपने जॉब के साथ साथ दोनों पेपर दिए, कैसे मैनेज किया? आपने किसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया? मैम मैंने पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दिया। पेपर 1 मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई। जो नोट्स थे मैंने उनको प्रिपेयर किया और आपकी क्लासेस मैंने अटेंड करी थी। बस उतना ही मैं कवर कर पाई थी। और थोड़ा सा इस बार पेपर 1 अलग भी आया था, हमने देखा था, तो थोड़ा सा तुक्का, थोड़ी सी तैयारी, दोनों चीज़ काम आई। थैंक यू। अंजलि जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आएं और अपने बारे में और जो भी उनकी जर्नी रही है तैयारी के दौरान उसके बारे में शेयर करें। मेरा नाम अंजलि है और मैं ऋषिकेश की ही रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन BSc करा है बायोलॉजी की बैकग्राउंड से और मैंने उसके बाद MA किया है योग से। और उसके बाद मैंने जब मेरा MA चल ही रहा था, लास्ट था, तो उस टाइम मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, बट इतना रेगुलर नहीं थी मैं 2022 में, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट सेमेस्टर भी था, थोड़ा ये भी था कि करना है कि नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट था मतलब एक तरीके से। तो फिर एग्जाम हॉल में यहाँ पे मतलब आती थी और जस्ट जितना सर ने पढ़ाया बस यहीं तक सीमित थी। घर में मेरी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि एक तो होता है जब आपको कोई चीज़ सामने से मिल जाती तो आप उसकी इतनी वैल्यू नहीं समझते, तो मेरे साथ शायद वही था। तो यहाँ पे आती थी एग्जाम, जितना यहाँ पे होता उतनी ही पढ़ती थी, मतलब मौज मस्ती में थी कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। बट धीरे धीरे लगा, फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली जितना सबके फर्स्ट अटैम्प्ट में नॉर्मल आता है मेरा भी वही स्कोर था। बट फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं करना तो यही है, तो फिर क्यों ना इसमें मेहनत दी जाए। बट क्योंकि मेरा MA जो हुआ था मैं कोविड बैच की थी, तो रेगुलर क्लासेस तो बिल्कुल नहीं थी। तो योग का मतलब जो भी मैंने पढ़ा, गीता से लेके योग दर्शन हो गया, सब कुछ ही मतलब हठ योग भी, एनाटॉमी से लेके सारा फर्स्ट जो यूनिट है आपकी योग में, वो भी सब यहीं पे सर ने तैयार करी। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि सर थे तो पता चला कि योगा होता क्या है योग में, वरना पहले तो यही पता था कि आसन प्राणायाम योग है और उसके अलावा कुछ नहीं पता था। बट अब ये है कि मैं मानती हूँ कि अगर आपका यहाँ पे जो एम है कि आप JRF करने के लिए आए हैं, बट अगर वो नहीं भी होता तो आप यहाँ से बनकर कुछ अच्छा इंसान ही जाएंगे, वो तो ठीक है, किस्मत की बात है कि नहीं होगा। मेरा लगा लीजिए मेरा 4th अटैम्प्ट था और
मैं 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हुई। बट मैं इसी होप के साथ देती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीख तो मिल ही रही है। JRF तो होना ना होना चलो आपकी थोड़ी बहुत मेहनत और किस्मत भी होती है, बट मैं यहाँ पे इसी होप से आती हूँ कि सर से मैंने इतना कुछ सीखा है, पर्सनैलिटी में इतना चेंजेस लाई हूँ, और एक रोगी कैसे होता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या सोचता है, वो सब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। पहले बहुत अलग थी मैं, और अब कुछ भी होता है तो सोच विचार चलता है कि सर क्या पढ़ाते हैं, योग दर्शन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में, तो उसके लिए मैं सर को बहुत थैंकफुल मानती हूँ। दूसरा ये कि मेरा मोटिवेशन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, तो सर तो यहाँ पे दिन भर मोटिवेट करते रहते हैं। सर को जब लगता है कि बच्चे सोने वाले हैं, सर बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वापस वो बैक आ जाते हैं बच्चे वापस, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। अभी हमारे बीच में हमारे पुरानी स्टूडेंट भी हैं, लता जी। तो लता जी आप आगे आए। सभी को ओम, गुरुजनों को ओम। मेरा नाम लता है और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हरियाणा में पलवल है, छोटा सा गांव, वहाँ से हूँ, और यहाँ पे कई लोग थे मेरे पलवल के लोग, तो इस वजह से मैं पहले तो मैं पूजा दीदी की जानकारी की वजह से आई थी यहाँ पे। पूजा दीदी थी जो, उसके बाद जब मेरे को अनन्या दीदी ने बताया था कि हरी सर की एक अकेडमी है, कनाड अकेडमी, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हो जाएगा। मेरा 2020 में हो चुका था नेट, हाँ। फिर 2020 के बाद मेरे 5-6 नेट हो चुके हैं। जब मैं अकेडमी में आई थी सर से, मतलब चाहे जो हो, नेट हो या ना हो, लेकिन सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से होता है ना पढ़ाई का, शायद बाहर से नहीं था। और मैं MA में थी जब, मेरे को नहीं आता था उतना, बस ये था बेसिक चीज़ें आती थी जो हमारे सिलेबस में होती है, बस पढ़ ली। उसके बाद क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे आके पता चला कि इतने सारे ग्रंथ होते हैं, 8 ग्रंथों के नाम नहीं पता था हमें। और योग सूत्र जो है सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और गीता, उपनिषद, योग सूत्र बहुत ही अच्छे से बताते हैं सर। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का ऐसा ही रहा है कि मैंने जितना भी कुछ सीखा है, शिवानी मैम, सर, अश्रुति मैम, यहाँ पे एक अवधेश सर भी थे जो अभी PhD कर रहे हैं वहाँ से, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सिखाया था। हठयोग ग्रंथ उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से कराए थे, तो वहाँ अकेडमी का काफ़ी श्रेय रहा है मेरे साथ पढ़ने में। और कुछ ऐसी फॉर्मूले के बारे में बताया जो स्टूडेंट्स को नहीं अपनानी चाहिए? हाँ, मैंने भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने कम से कम 2 महीने कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई की थी, जैसा सर कराते थे कंटिन्यू, मतलब जैसा आना जाना, मतलब रेस्पॉन्स ठीक दे रही थी अपनी तरफ से। फिर थोड़ा घूमने फिरने में निकल गई कि इधर उधर घूम लिया। पर ये घूमना फिरना होता तो है, जरूरी भी है, लेकिन एक टाइम के बाद जब हमें लगता है कि हमने अपना काम कर लिया है, कि हम अकेडमी में आए हैं, हमने इतना ताना था पा लिया है, उसके बाद जो रिवीजन करना है वो कर लिया, उसके बाद आप घूमो, माइंड फ्री होकर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होता है तब तक हमें नहीं घूमना चाहिए, ये मेरा मानना है। और एक सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि 13 तक नेट हो रहा है, JRF नहीं हो रहा है, तो इस अटेम्प्ट के लिए आपने क्या चेंज किया है इस बार JRF को? मैं अपनी पर्सनल बात बताने में यहाँ है समझती हूँ, क्योंकि घर में कुछ इशूज़ थे तो मैं लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी। मैंने सर से एक्सेस लिया था टेस्ट का, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं कर दूँ JRF को पढ़ाई करके। अगर टाइम मतलब अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे मेरे कोर्स करके, उसके बाद मुझे टाइम लग जाएगा तो मैं करूँगी। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करना यही है कि जो टाइम दे रहे हैं ना, जितना टाइम दे रहे हैं, फ्री में बुक लेके बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक आप बुक ले रहे हैं उससे आउटकम नहीं मिल रहा है तो फ़ायदा है ही नहीं उसका कुछ। आधे घंटे बैठिए, आउटकम आधे घंटे जैसा मिल रहा है उतना ही ठीक है। अगर आपका आधे घंटे के बाद आपका माइंड आपको कमांड दे देता है कि नहीं अब नहीं करना है, तो छोड़ दीजिए इस टाइम। ये अभी जैसे आप PhD में फेलिंग है, PhD कर रहे हैं, तो अभी जैसे हम लोग नेट JRF हुए हैं, तो कल को हम भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, हमको सिनॉप्सिस बनाने होंगे, और कल को टॉपिक्स होंगे या गाइड सिलेक्शन करने होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि अभी तक आपका कोर्स वर्क में क्या एक्सपीरियंस है?
देखिए कोर्स वर्क का तो मैं बता दूं, अभी जैसे कोर्स वर्क चल रहा है, अभी तो एग्जाम भी हुए नहीं हमारे सबका, मतलब सारे टीचर्स ने हमारे इंटरनल्स लेने थे वो ले लिए हैं, और उसमें जहाँ भी आता है आपको मिलता है मौका गाइड, मतलब कहीं भी एडमिशन लेने का मौका मिलता है, वहाँ एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट रहती है। मैंने भी बहुत खोजी थी, मिली नहीं, लेकिन मैंने जस्ट एक ही जगह दिया था अपना एंट्रेंस, और कहीं नहीं दिया LBS में, बस वही दिया था और कहीं नहीं दिया। तो उसके बाद रही बात उसकी कि आप गाइड का कह रहे हैं, टॉपिक का कह रहे हैं, अभी मेरा भी टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, अब गाइड मेरे पास है नहीं। मैंने बनाया था स्ट्रेस ऑरिजिनेटेड माइग्रेन जो होता है उस पर योग निद्रा का प्रभाव देखना था, बस अभी वो मेरा क्लियर नहीं है, बाकी मैं आगे देख लूँगी, जैसे मेरे गाइड होंगे डिसाइड तो मैं देख लूँगी, अभी मेरा हुआ नहीं। थैंक यू। और तो कोई स्टूडेंट आएंगे आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे? मैम जैसे आज ही आए हैं। आज ही एडमिशन। अच्छा, आज ही एडमिशन सही समय पर आए हैं आप, आपको और स्टूडेंट्स के बारे में जानने का मौका मिला जिन्होंने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो जब ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो जो हमारे JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उनके साथ आप पर्सनली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन जो है उसके बाद आप कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद, ठीक है। तो अभी जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं अमित सर हमारे बीच में हैं, जो इन फ्यूचर हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, मेंबर में से एक हैं, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो आए और हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करें और 2 शब्द बोलें। जोरदार तालियां सर के लिए। सम्माननीय बड़े भ्राता डॉक्टर हरीश जी, उपस्थित छात्र और छात्राएं, आप लोग जितने भी यहाँ हैं इन सब से पहले से बहुत परिचित हैं, शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते, तो इसलिए मैं इतनी बात बता रहा हूँ। मैं 2008 से साथ में हूँ उनके, और शायद जितना भी कोई लोग पढ़े भी नहीं होंगे ना साथ रहे होंगे, इतना हम साथ भी रहे, मतलब रूममेट रहे काफ़ी लंबे समय तक। तो बहुत कुछ थियोरिटिकल आप पढ़ते हैं यहाँ पे ना, तो एक पंक्ति मैं कहूँगा कि एक शायद आपको बहुत लंबा समय लगेगा एक बेस्ट आचार्य कोई और कंपटीशन में ढूंढने में ना, जैसा आचार्य आपको मिला हुआ है। मतलब जैसे एक प्राउड होता है ना व्यक्ति को कि हाँ हमारा मित्र है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा दोस्त है या हमारा गुरु है, तो ऐसा प्राउड बहुत कम मिल पाता है। पति पत्नी भी झगड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा। मतलब प्राउड फील करना रियलिटी में ये बड़ा मुश्किल काम है, सहज नहीं है ये बात। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, खुद से सोच के देखो ना कि जहाँ हम लोग रहते हैं अपने आसपास, कितनी हमारी अपने पिताजी से बनती है, कितनी भाइयों से बनती है, कितनी दोस्तों से। कुछ ऐसा जल्दी तो नहीं है आपको 1-2 मिनट में खत्म करनी है कोई बात। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति हमें अपने आचरण से सिखाए। यहाँ तो आप थोड़ी देर आते हैं, हम दोनों ने साथ खाना बना के खाया है। जैसे मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ, आपके भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे, रहे होंगे ना, घर में भी सब लोग होते हैं। मैं जब पहली बार मिला तो एक मेरे पुराने मित्र थे, परिचित मित्र, तो मेरे क्या ये भी बड़े भाई जैसे, मैं मित्र को अच्छा भी नहीं लगता उतना ना।
तो उन्होंने बता रखा था कि वहाँ उस गुरुकुल में जाओगे। हम लोग गुरुकुल खानपुर है, आचार्य प्रद्युम्न जी जहाँ पे पढ़ाते थे, वहाँ पे पहली बार मिले। तो मैं गया वहाँ पे, तो फुटबॉल खेलते थे शाम को ना। तो पहले दिन मैं, तो गर्मियों का समय था, तो मेरे पास जूते नहीं थे, तो उन्हें फुटबॉल भी खिलानी थी। तो अगले दिन जब खेलने गए तो पहले जूते भी ना, मेरा नाप पूछा मेरे से ना, जूते रखे। जो एक दिन व्यक्ति सामान्य मिला, बस 1 मिनट का, जूते पहले आके रखे। तो मेरे मन में सोचने लगा, यार ये व्यक्ति, मतलब हम लोग कहाँ ऐसा करते हैं अक्सर ना, आपका कोई दोस्त रूममेट आएगा, आप उसके लिए जूते मंगवाओगे, ऐसा कहाँ होता है ना। तो एक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखता है ना। योग दर्शन के सूत्र तो आपको ढेरों पढ़ा देंगे लोग ना, खुद ये भी दूसरी बुक से पढ़ाते हैं। मान लो आप व्याख्या ही तो सब पढ़ते हो, लेकिन अपने आचरण में कोई व्यक्ति उसको उतार के दिखा दे। एक ना बड़ी कड़वी सी बात है, लेकिन बड़ी मतलब कठोर लगी। ज्यादातर एग्जाम्स जो क्लियर करते हैं ना लोग, वो काफी कंसंट्रेशन में करते हैं काम, और जो जीवन में आचरण में विचार पूर्वक कार्य करते हो, बहुत बड़े एग्जाम्स कम ही क्लियर करते हैं। होता ही नहीं, क्योंकि उनका टाइम ना दूसरों की समस्याएं सुलझाने में लगा रहता है। अक्सर मान लो कोई अपनी पत्नी के प्रति केयरिंग है, बच्चे के प्रति केयरिंग है, अब वो देखेगा यार ये परेशान है, इसके काम में ही लगा रहा। कभी वो अपने घर, समाज, गांव, आप काफी देखो लोगों को उलझे ही पड़े रहते हैं दूसरों के दुख दूर करने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फटाफट अपने पापा से, माँ से भी बोल देंगे हमें काम करने दो अपना। मतलब मुझे नहीं पता, मेरे एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। जैसे मैं अपने परिवार में देखूं या अपने ग्रुप में देखूं, तो जो ज्यादातर लोग अच्छी जॉब्स में हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो मतलब TCS अफसर है, शायद IAS तो नहीं है कोई, पर कुछ है, तो उनका जब एटीट्यूड चेक करें और ऐसे लोगों का एटीट्यूड चेक करें जो यहाँ आपके सामने है, तो प्राय वही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं कि थोड़ी मतलब अति संवेदनाओं में नहीं जाते। संवेदनाएं भी तो एक सीमित ही जरूरी है ना। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी चीज एकदम रिएक्टिव बना देती है। किसी ने कुछ कह दिया, पता लगा 4 घंटे तो इसी सोच में निकल गए, इसने ऐसा कह ही क्यों दिया। एक अपने घर वालों की नहीं सुनता, लगा तो काम करने दो अपना, तो वो पढ़ते रहते हैं। तो एक तो ये मतलब जो आपने शायद सत्यार्थ प्रकाश सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसमें एक पंक्ति आती है ना कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदम। तो वहाँ अगली पंक्ति शुरू करते हैं इसकी व्याख्या में कि सबसे भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसको माता पिता, आचार्य, धार्मिक और विद्वान मिलते हैं। मतलब दोनों शब्द प्रयोग किए कि धार्मिक और विद्वान। तो ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा, धार्मिक और विद्वान तो यही है ना। तो मतलब जैसे हमारे अक्सर घरों में माँ है धार्मिक है ना, जो हम सबकी माता है वो धार्मिक होती, पर वो विदुषी नहीं है, उनको इतना नॉलेज नहीं होती। और जो हमारे पिता लोग हैं वो कम धार्मिक है, होशियार है, या स्कूलों में जो आचार्य हैं, स्कूलों में जो टीचर्स हैं ना, वो काफी होशियार हैं, लेकिन उनको अगर कॉमर्शियलाइजेशन में उनका ब्रेन इतना हाईफाई होता है कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि हम उनके दूसरे व्यक्ति के आचरण पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर उनको प्रॉफिट चाहिए तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं। आज जो सबके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि कॉमर्शियलाइजेशन से सबसे कम प्रभावित कौन है। चाहे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष से लेके आम जो किसान है, रेडी पटरी वाला मजदूर है ना, वो भी मतलब इतनी ज्यादा हावी है ये मनोवृत्ति कि जैसे व्यक्ति ये, जैसे किसी को ना यूट्यूबर को देखो, उसको ये मतलब नहीं है कि इसको देखने वाले बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस उसको इससे मतलब मुझे व्यूअर्स मिल जाए, वो कुछ भी करने को तैयार है। एक नेता है, वो एक ऐसी चीज बना के देने को तैयार है, वो ये नहीं सोच रहा कि अगली 10 पीढ़ियां इसका दुख भोगेंगी। जैसे देखो, एक छोटी छोटी सी 2-3 घटनाएं मैं बताता हूं आपको, एक काम करने का क्या प्रभाव पड़ता है। जब विद्वान और धार्मिक आचार्य नहीं होते और सम्मानित वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका क्या प्रभाव आता है। जैसे मान लो किसी समय पे धर्म के नाम पे परंपराएं चली कि यज्ञों में बलि दी जाने लगी, तो अब उसका कोई विद्वान आचार्य होता तो वो उसको निर्मूल करता, लेकिन उसकी जगह फिर एक और परंपरा ले आए अहिंसा की। अहिंसा की एक ऐसी व्याख्या की कि राजधर्म बिल्कुल त्याग दिया लोगों ने ना। मतलब इतिहास में ऐसा बताते हैं, सही गलत पूरा हमारे पास नहीं, लेकिन जितना अनुमान से होता है।
तो अहिंसा के नाम पे फिर क्या तांडव हुआ, फिर देश में कुछ ऐसे नेता आए, उन्होंने इस तरीके की परिस्थितियां बना दी कि जो बहुत बड़ी मानवता उनका दुख झेलती है। जैसे आज भी कुछ घटना हमारे आसपास ऐसी हो रही है कि कोई व्यक्ति विशेष का बड़प्पन उसमें बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उस दुख को कौन झेलेगा। जैसे मतलब ऐसे मान लो जैसे कोई नेता विशेष है, वो धर्म के नाम पे एक ऐसी चीज को प्रतिष्ठापित कर रहा है जो आज तो लोगों को ठीक लग रही है, लेकिन अगर लोग उसी चीज को फॉलो करते जाएंगे तो कल अगली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। ईश्वर का वो कैसा स्वरूप मानने लगेंगे, ईश्वर की कैसे पूजा करने लगेंगे, ईश्वर के बारे में क्या सोचने लगेंगे, उससे लोगों का आत्मबल और मनोबल कितना गिर जाएगा, उसका हिसाब नहीं लग पाता। तो हमारे जितने भी कार्य हों, जैसे एक हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है, जैसे माँ बाप का उत्तरदायित्व तो अपनी संतान के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, घर देते हैं, जमीन जायदाद देते हैं। ऐसे ही जो विद्वान आचार्य आदि होते हैं, उनका वो भी कुछ छोड़ के जाते हैं। वो एक ऐसे सिद्धांत, ऐसा व्यवहार, ऐसे आचरण दे के जाते हैं जो हमारे बीच में काम करते हैं। जैसे गुरु शब्द का भी सामान्य मतलब क्या होता है, जो हमें अपनी ओर खींच के रखे। गुरु का मतलब यही तो है। अब मान लो जो खींच के रखता है, अब यूं तो अट्रैक्शन एक एक्टर एक्ट्रेस के प्रति भी होता है। कोई अच्छा बॉडी बिल्डर आया, व्यक्ति बोला तो मैं भी ऐसी बॉडी बना लूं, लेकिन वो कितनी देर तक रख पाता है, वो आकर्षण क्या हमें हमारे जीवन के सारे दुखों की मुक्ति तक भी बना रहेगा। जैसे ज्यादातर हमारा आकर्षण सबका कितनी देर रहता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगा और फिर वो थोड़े दिन बाद थोड़ा भ्रांत होगी, तो या फिर थोड़ा और भी आसपास जितनी भी चीजें। लेकिन गुरु कौन सा है कि जो हमें लास्ट तक प्रभावित करके रख रहा है, मतलब अंत उसका जो एक अंत तक ये लगता है कि नहीं जीवन ऐसा ही अच्छा है। तो हम सबको भी फिर वैसी जिम्मेदारियों का बोध हो कि हम समाज में उन संबंधों को उसी तरीके का कायम कर पाएंगे, जैसे गुरु शिष्य का संबंध आप यहाँ देख रहे हैं ना। तो और कोर्स से संबंधित सारी बातें होती ही रहेंगी, जो आचरण संबंधी है ये भी सबके, मतलब कणाद एकेडमी का कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड ना हो तो कणाद एकेडमी की शिक्षाएं सार्थक रहेंगी। कणाद एकेडमी का कोई विद्यार्थी किसी का गला न काट दे 100 रुपए के ऊपर ना, वो कल को जाके कहीं कोई मांस की शराब की दुकान ना खोलता पाए, या मतलब कोई ऐसा व्यापार न करे जिस व्यापार में तब वो गुरु की दक्षिणा फलीभूत है। ठीक है, तो ये तो सामाजिक थोड़ा तंत्र होता है कि जो व्यक्ति कंसंट्रेट, मैं ये उनको उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा, जो व्यक्ति संवेदनाओं पे नियंत्रण कर पाते हैं वो एग्जाम्स में अच्छा कर पाते हैं। एक सबकी बुद्धि का भी स्तर होता है, लेकिन जो अपनी संवेदनाओं पे नियंत्रण कर पाते हैं। और एक ये भी बात है, सफलता के बारे में हर व्यक्ति वही बात बताता है जिससे वो खुद पीड़ित होगा। मान लो मेरे पास में संवेदनाओं की समस्या होगी तो मैं संवेदना वाली बताऊंगा, कोई बेचारा किसी सब्जेक्ट विशेष में गड़बड़ होगा तो उसमें अपना बताएगा। तो ये तो सबकी समस्या है, लेकिन जो एक सबके लिए अनुकूल जो है। तो आप लोगों को और कुछ कोई प्रश्न आदि हो, एक जैसे आज गणतंत्र दिवस है तो इसके विषय में भी जो एक शब्द ये लोकतंत्र होता है, तो इसको और आजादी को जोड़ के भी हम 2 मिनट एक बात समझ सकते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र हम अपने आसपास के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो सारे दिन लोकतंत्र में भी, मतलब आपके जो ये गुरुजी है ना, इनसे मैंने लोकतंत्र नहीं से सीखा है। मतलब एक लोकतंत्र को डिफाइन करना, उस बिल्कुल अपने निकटस्थ व्यक्ति को भी कर्म की आजादी देते रहना, यही तो लोकतंत्र है। अब ये नेता आदि वैसे सारे ना लोकतंत्र की बड़ी बड़ी वकालत करते हैं, किताबों में लिख गए, लेकिन अगर इन्हें यूं लग जाए ना ये व्यक्ति हम हरा देगा तो इतनी रेड पड़ेंगी उस पर, अगले ही दिन ना उसको जड़ तक खोद देते हैं, बिल्कुल उसके घर की ईंटों दीवारों को भी ना। तो दूसरे व्यक्ति को ये देख करके कि ये धर्म के लिए, लोक उपकार के लिए मेरे से भी अच्छा है, और ऐसा मान के उसको स्वतंत्रता देना, ये एक लोकतंत्र है। वो चाहे हमारे पड़ोसी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बच्चे के लिए, तो ये सच्चा लोकतंत्र है। क्योंकि कणाद एकेडमी से तो मूल में ही बात करनी है ना, किसी किताब की रटी रटाई पंक्ति तो बोलनी नहीं है। फिर संस्कृत और योग पढ़ने का लाभ ही क्या है? जो सर भी कहते हैं ना कि शब्द का रूट पकड़ना है, तो लोकतंत्र की अन्य व्याख्या है तो कहीं भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये एक लोकतंत्र की आदर्श व्याख्या हो सकती है
कि हम अपने आसपास में जो व्यक्ति संसार के लिए अच्छा कर सकता है उसे हम कर्म की पूरी स्वतंत्रता दें, उसका सहयोग करें, और वैसा यहाँ व्यवहार में आपको देखने को भी मिलेगा ना। तो काफी सारा टाइम ले लिया, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। टीचर के यही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग ना दोनों तरीके से पढ़े हुए हैं। गुरुकुल में पढ़े हैं तो वहां से संस्कृत का, दर्शनों का बैकग्राउंड मिलता है। फिर जब यूनिवर्सिटी आदि में या ये सिविल सर्विस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सारे कोर्सेज पढ़ते हैं। बस वहाँ पे क्या है, जैसे व्यक्तिगत मेरे साथ है कि मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो मैं ये सोचने लगूंगा कि यार अच्छा ये इसकी वजह से गरीबी है, तो उस क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं जाता, वो इस पे जाता है कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में मैंने जितना भी पढ़ा है, मुझे कोई चीज ना एग्जाम के लिए ज्यादा ना लिखी जाती ना पढ़ी जाती। तो जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच से भी सारी चीजें ना, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब पढ़ते हैं, लोगों के लिए दुख दूर करने का, जैसे आप यहाँ पे योगा पढ़ रहे हैं, तो इससे जितना ज्यादा हो सके अपने आसपास के लोगों को खुशी दे सकें, सुख दे सकें, ये हमारे बड़े भ्राता जी का इनका सिद्धांत है। और काफी कुछ जीवन में मतलब जो पुस्तकों में हमने पढ़ा, लेकिन प्रयोग करते समय ये सहारा दे के रखते हैं। इनकी एक स्पेशल थिंग है, तो इनकी मेंटरशिप में जो भी आपको आगे भी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप इस संस्थान से लाभ लेंगे, ऐसी आशा है। जो JRF कर चुके उनके लिए शुभकामनाएं, जो करना चाहते हैं उनसे उनका उत्साहवर्धन और ज्यादा प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं चाहूंगी कि सर आए और 2 शब्द कहें अपने सभी स्टूडेंट्स। जोरदार तालियां एक और बार। कुछ पढ़ाने का तो पढ़ा सकते बढ़िया से चलते हैं जीवन कुछ शब्दों की व्याख्या हो जाएगी। पहले तो आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो शायद कुछ बोल तो प्रश्न आएगा तो एक भूमिका बन जाएगी ना बोलने की, क्या बताऊं। तैयारी के बीच में बच्चे मोटिवेशन खो देते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काफी चीजों, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल चीजें, उसको कैसे डील करें। तो कभी कभी मोटिवेशन हटना ये स्वाभाविक है सबके लिए। कभी बार ना मोटिवेशन खो के भी एक बार और डिमोटिवेट होते हैं कि हमने मोटिवेशन क्यों खो दिया। तो मुझे लगता है कि कभी कभी मोटिवेट ना होना ये एक स्वाभाविक पार्ट है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ज़्यादा चिंता का विषय न बना के ना उसको 1-2 घंटा अपना माइंड कहीं रिलैक्स करना है, आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, घूमना है, करके दोबारा फिर अपना पढ़ाई में समय लगा सकते हैं। जैसे किसी एक गलत काम के होने के बाद उसका यदि हम चिंतन 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक चिंतन तो ये है कि ये गलत काम क्यों हुआ, बार बार उसी में विचार कर रहे हैं तो उसके गलत संस्कार पड़ते हैं। और एक चिंतन ये है कि गलत काम हुआ है, इसको हम आगे कैसे हटा सकते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके हानि लाभ पे विचार करके आप उसको हटा दो, हटा के फिर आगे काम में लग जाओ। और महर्षि दयानंद का तो पंक्ति मैंने बताई थी, कहते हैं कि कोई बुरा विचार आता है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो आके अपना आप निकल जाता है, उसके समय मत दो। क्योंकि हमारे पास चिंतन की प्रक्रिया नहीं है ना, एक कमी मैं महसूस करता हूँ। जिनके पास चिंतन की प्रक्रिया नहीं है तो उनको समाज से ये तो पता है कि ये कमियां हैं, ये दोष हैं, हम डिमोटिवेट हैं या हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसको चिंतन करके कैसे हटाना चाहिए शायद वो प्रक्रिया सबको नहीं पता है। तो दोष पता लग गया कि मैं डिमोटिवेट हूँ और उसको यही चिंता करता रहता है कि मैं डिमोटिवेट हूँ। तो ऐसा बार बार आवृत्ति करने से तो मुझे लगता नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, डिमोटिवेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ के जो व्यक्ति हैं जो उसको कुछ सुझाव देते हैं वो भी डिमोटिवेट ही कर देते हैं कुछ अलग तरह से कि आप तो नहीं पढ़ रहे हो या कुछ भी पार्ट ऐसा, या कोई उसको मैटेरियलिस्टिक रूप से कोई सुझाव देता है कि तुम्हें ये करना है, उठ खड़े हो, तो वो भी कोई आंशिक प्रभाव पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आप हुए, लेकिन जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जिसके कारण सब डिमोटिवेट हुए उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसकी चिंतन प्रक्रिया भी समझनी चाहिए कि कोई दोष अगर हमारे अंदर आता है उस दोष के लिए चिंतन कैसे करें।
ये चिंतन नहीं है, ये चिंता है कि हम डिमोटिवेट हैं, इसको ही बार बार लेके आना ये चिंता का पार्ट है। और अधिकांश वक्त मुझे लगता है कि यही करते हैं कि मैं डिमोटिवेट हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया, वो पढ़ नहीं पाया, एनाटॉमी रह गई, जीआरएफ रह गया, नेट रह गया, मैथ रह गया। ये तो सब समस्याएं हैं, ये चिंतन का पार्ट नहीं है। इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, ये एक पार्ट सीखना चाहिए। उसके लिए चाहिए कि आप अपनी कमियों को पहचानें कि मैं किस कारण से उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं डिमोटिवेट होने के, किसी का अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई एक पार्ट के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। और जी साक्षी सर, प्रश्न तो नहीं है, परंतु मतलब कोचिंग में आने से पहले और हमेशा से ही मुझे ऐसा लगता है कि योग सूत्र एक योग का सबसे प्रभावी ग्रंथ है जी। और उसको ऊपर से तो पढ़ा था, पर मैं उसको कोर से रूट से पढ़ना चाहती थी। और कर्नाटक अकेडमी में आकर ही आपके थ्रू मैंने उसको जड़ से जाना, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कोई जड़ से नहीं बता पा रहा हूँ, मैं भी प्रक्रिया में ही हूँ। लेकिन ये है कि जैसे आप लोगों को कम जानकारी है दर्शन की, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जानता होगा, प्रभावित है। लेकिन हमारे जो गुरु लोग हैं, आचार्य सत्यजीत जी हैं या और भी लोग हैं, आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं जानते, ऐसी था, टाइम पास करा दो। तो उनका प्रभाव अलग है, क्योंकि दर्शन या उपनिषद या गीता कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है ना, वो आचरण के साथ अगर पढ़ी जाती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा आता है। हमारे स्वामी जी हैं, वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आचरण करते हैं, तो उनकी पंक्ति आप सुनेंगे तो उनका प्रभाव अलग होगा। हम कुछ कम आचरण कर पा रहे हैं तो कुछ कम प्रभाव है, लेकिन आप लोगों की दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप प्रभावित हो जाते हैं। तो दर्शन कभी पूर्ण नहीं हो पाता। एक मैंने कभी कोई इंग्लिश की बुक में कुछ पढ़ा था ऐसी पंक्ति, 10वीं या कभी 11वीं में। एक अच्छी बुक वो है जो मानव मस्तिष्क के विकास के साथ विकसित होती रहती है। तो अगर आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं और पढ़ के ये लगा कि आपको पूरा समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में नहीं आया। आप पढ़ते जाओ, आचरण करते जाओ, उसके बाद फिर पढ़ोगे, आप पूरा जीवन भर पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ नया मिलेगा। अगर आपको नया नहीं मिल रहा है मतलब आपने आचरण करना छोड़ दिया है। सीधा सा पार्ट है ये। अगर आपको कुछ नया नहीं मिल रहा पढ़ने के बाद भी, तो मतलब शब्द ही पहले पढ़े थे, उन्हीं शब्दों को आप पढ़ रहे हो। अगर आप आचरण करते उन चीज़ों के ऊपर, तो आपके सामने समस्याएं आती कि क्या करना चाहिए। उन समस्याओं के साथ में फिर आप उस दर्शन को पढ़ोगे तो उसके समाधान मिलेंगे। पंक्तियां वही हैं, लेकिन जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, उसकी उत्सुकताएं पहले अलग थी, अब उत्सुकताएं अलग हैं। तो नई उत्सुकताओं के, नए प्रश्नों के उत्तर के पार्ट मिले हैं। तो ये तो जीवन भर का पार्ट है। कभी आप ऐसे मत सोचिएगा कि एक बार पढ़ लिया हमने, ऐसा अभिमान हो जाता किसी को ना, दर्शन गीता तो पढ़ लीजिए हमने, तो अब बताओ कुछ नया पढ़ने का, तो पूरा जीवन भर भी नहीं पढ़ पाओगे। करते रहो। ये तो स्वाध्याय का, नित्य का पार्ट आपको रखना चाहिए। और हाँ जी, कुछ जो चीजें मैं अपने अंदर अच्छी मानता हूँ तो पूर्व जन्म के प्रभाव से, जैसे शांत स्वभाव आदि जो कुछ पार्ट है, इस जन्म का तो कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं है, पूर्व जन्म का एक पार्ट है। और बाकी मेरा भी सौभाग्य है, मुझे मित्र अच्छे मिले, परिवेश बाद में गुरुकुल का जो परिवेश मिला, तो उस समय जो स्वाभाविकताएं थी या जो संस्कार थे वो उभरने का बना। जैसे अमित जी हैं या और भी साथ के मित्र हैं, कुछ लोगों को आप नहीं जानते, जैसे जैसा अवसर होगा उनके साथ परिचय भी कराएंगे, उसके बाद अंतर आया जाए। जबरदस्ती भेजा था मेरा मुन्ना। हाँ, मैं घर पे पढ़ता नहीं था, मेरे पढ़ने के कभी संस्कार नहीं रहे, तो जैसे रहते ने पढ़ता नहीं, चलो गुरुकुल भेज दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, तो उस तरह से भेज दिया। तो मुझे खेलने का बहुत शौक रहा, और गुरुकुल में व्यवस्थाएं रहती है कि 1 घंटा ही खेल सकते हैं, ज्यादा खेल नहीं सकते। अब मैं भी क्या करूँ, अब बैठा पढ़ ही लो, इसलिए मजबूरी में पढ़ना पड़ा। तो कुछ चीजें मजबूरी में भी अच्छी हो जाती है, ऐसे भी रहती है। जैसे आप लोग फंस गए यहाँ पे 4 महीने के लिए, तो इच्छा हो न हो, मैं तो बताऊंगा ये चीजें, आपको सुनना ही पड़ेगा। बीच में उठ के नहीं जा सकते, तो गुरु जी को बुरा लगेगा। अगर मैं कह दूं कि नेट जीआरएफ की कोई परीक्षा नहीं है, तो उससे तक आधी चले जाएंगे, अंतर पड़ता है ना। तो ये मजबूरी में ही आपको सुनना पड़ रहा है। एक बार सुनते रहेंगे तो कुछ अगर संस्कार होंगे उससे जुड़े तो आपको अच्छा लगना भी शुरू होगा। हो सकता है शुरुआत के 5 दिन 10 दिन आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो जो पुराने व्यक्ति हैं, परिचित हैं, आप परिचित नहीं है, तो आपको लगेगा कि सब उपदेश देते ही रहते हैं। फिर लगेगा कि हाँ, कुछ व्यवहार में भी आसपास के व्यक्तियों में देखने को चीजें मिल रही है, फिर आपकी उत्सुकता बढ़ेगी।
आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें भी करनी चाहिए। तो व्यक्ति को देख के प्रेरणा मिलती है। सिद्धांत तो पहले से सुनते ही आ रहे हैं कि हाँ सत्य बोलना चाहिए, या तो उन सिद्धांतों की इंटरप्रिटेशन ऐसी हो कि जिससे आपको समझ में आए कि हाँ सत्य क्यों बोलना चाहिए, या फिर व्यक्ति दिखाई देते सत्य बोलते हुए या अच्छा आचरण करते हुए, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई देखिए ये व्यक्ति कर रहा है, प्रसन्न रहता है, कम संसाधनों में भी सुखी रहता है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और बाकी सब प्रक्रिया में लगे हुए हैं, सब जानना चाहते हैं कि हाँ कितना कितना जान सकते हैं। मेरे मन में भी प्रश्न है, आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी प्रश्न है, मुझे भी बहुत सारी चीजें जाननी है, और फास्ट रियलाइजेशन तो अभी सारा ही बाकी है। योग के मार्ग में मेरा कोई खास रियलाइजेशन नहीं है। हाँ व्यवहारिक पार्ट अच्छा है थोड़ा, वो और प्रयास किया जा रहा है। और कुछ मैं आपको सुझाव जरूर कहूँगा कि आज का जिनका JRF हो गया तो उनका धीरे धीरे आगे के लक्ष्य में जाएंगे। तो वही जो अमित जी ने भी कहा था, JRF आदि को कोई खास इतना महत्व नहीं देता हूँ। महत्व वही है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं, अच्छा मतलब वो एकेडमिक वाला नहीं कह रहा हूँ, अच्छा जीवन की दृष्टि से अच्छा कर पाते हैं, कम संसाधनों में भी आप सुखी दिखाई देते हैं, तो वो हमारे लिए भी प्रेरणाशील होगा। क्योंकि आपके पास है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी शांत है, सुखी है, और दूसरों को भी सुख देने का प्रयास करते हैं, ये ज्यादा अच्छा पार्ट अगर आप अचीव करते हैं। अगर आपके पढ़ने के बाद भी आप यही सीख पाए हैं कि संसाधनों से सुख प्राप्त किया जाता है, तो पढ़ना फिर बेकार है। आपका सुख भी शायद ही प्राप्त हो, क्योंकि संसाधन अस्थायी है, लेकिन सुख अगर आपका संसाधन से निरपेक्ष है कि बिना संसाधन भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये धारणा आपने योग पढ़ के सीख ली, तो फिर आपका पढ़ना सार्थक रहा। जो ऋषियों ने ये ग्रंथ लिखे ना, JRF के हिसाब से नहीं लिखे हुए ना, वो तो जबरदस्ती बन गया वो पाठ। ऋषियों का प्रयोजन यही था ग्रंथ लिखने का कि जो दृष्टि योग की हमने प्राप्त की, जिससे हमने जीवन के दुखों की निवृत्ति की, वो आगे पढ़ने वाले भी कर सके। तो कम से कम मैं तो कहता हूँ JRF वाला पार्ट तो वो छोटा सा है, हो जाएगा जब हो जाएगा। आप पढ़ते वक्त, खासकर जब दार्शनिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, योग दर्शन, गीता, उपनिषद, तो यही दृष्टि रहे कि मेरी जो कमियां हैं जीवन की या जो दोष हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऋषियों का जो ऋण है हमारे ऊपर, वो ऋण हटेगा। ये ऋण है सब, जो अभी परिवेश अच्छा कुछ हमें मिला हुआ है या कुछ हम जो अच्छा पढ़ रहे हैं, वही मैं कहता हूँ कि अब अच्छा एक जो ग्रुप बना हम पढ़ रहे हैं, ये पुण्य कर्मों का पार्ट है। और ऋषियों का जो ज्ञान है वो ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर। तो ऋण कब होगा? आप औरों को बताएं और उसका अपने जीवन में पालन करें, तब उस ऋण से हटता है। और ऋण ये नहीं होता कि मैं मानता ही नहीं ऋण, कि मैं आपने किसी से पैसे लिए, मैं नहीं मानता पैसे लिए, तो नहीं मानने से वो ऋण नहीं हट गया, ऋण तो है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, अब अपने कर्म और आचरण से ही आप उस ऋण को दूर कर सकते हैं। तो आगे आप जीवन की दृष्टि ये रखिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जिस टाइम हम एकेडमी में आए थे, सर बिल्कुल ग्राउंड पे थे। अब सर आपकी कृपा से और सर हमारी मेहनत से आप हमको फर्स्ट फ्लोर तक लेकर आए हैं, थोड़ा सा आपने हमको ऊपर उठाया। अब सर आगे जिंदगी में ये सब चीज़ें हर कोई बात करता है, भाई अपनी शारीरिक उन्नति के लिए जो अभ्यास करो, मेहनत करो। अभी सर आर्थिक उन्नति, भौतिक उन्नति के लिए भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, पर सर इसके साथ साथ में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए दिनचर्या में ऐसा किस चीज़ का पालन किया जा सकता है कि आत्मिक और मानसिक थोड़ी सी उन्नति होती है साथ साथ? दिनचर्या अगर भौतिक रूप से देखें तो लगभग सभी जानते ही, सुबह उठना, करना आदि सब दिनचर्या। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो कुछ समय तक आप गुरुकुल में रह सकते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो वहाँ का एक परिवेश आपको मिलेगा। बाकी वो बाह्य पार्ट तो फॉलो करो ही करो, आंतरिक पार्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे सिंपल शब्दों में सारा आपने पढ़ाई है, दर्शन में, योग आदि में, गीता के अंदर भी, रिएक्ट मत करो। कोई भी चीज़ होती है तो सावधानीपूर्वक विचार करो। मैं पर्सनली अपने स्तर पे मैं जो महसूस करता हूँ, मेरी प्राथमिकता, जैसे आप कहते कि हाँ कि सर तो कुछ सुख से भी परे है, सुख नहीं चाहते, मैं बहुत सुख चाहता हूँ, इतना सुख चाहता हूँ जितना आप नहीं चाहते। अगर व्यक्ति अपनी गलतियों से दुख के मार्ग की तरफ जा रहा है, इसका सीधा सा पार्ट है कि वो सुख नहीं चाह रहा है। मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं तुरंत यही सोचता हूँ कि मैं कैसे इस माहौल को, परिस्थिति को सुख में बना सकूं। उसके लिए मुझे अपना ईगो कम करना हो, और चीजें कम करनी हो, थोड़ा सहन करना हो, धैर्य रखना हो, मैं सब करूंगा। अगर आपकी ये प्राथमिकता नहीं है कि मुझे सुख प्राप्त करना है, तो आप अपने ईगो को लेके आओगे, अपना धैर्य कमजोर कर दोगे, अपने संस्कारों से प्रभावित हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप में सुख की जो तृष्णा या इच्छा है वो कम है हृदय से। अगर सुख की इच्छा रहेगी, मान लें कि माता पिता ने आपको डांट लगा दी, तो जो मुझे डांट लगाई मैं सुन लूंगा,
जी हाँ पिताजी मैं ध्यान दूंगा, अगली बार से कोशिश करूंगा गलती ना हो। आप क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। आपने कैसे कह दिया, ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया, ऐसे करके ना 10-12 बात आपने बता दी। उसके बाद परिवेश क्या हुआ? ना आप सुखी हो ना वो सुखी है। और एक करते करते ना जो छवि बनती है ना, जैसे मान ली आपने बड़े को या किसी को कुछ कहा तो उनके मन में छवि क्या बनेगी कि ये रिएक्टिव है, जो एक समझदारी पूर्वक क्रिया करनी चाहिए थी वो ना करके ये संस्कारों के आवेश पूर्वक क्रिया करता है। तो समझदारी वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। वो व्यक्ति ये मानेगा कि ये व्यक्ति मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। और वो छवि बनती बनती कैसी बन जाएगी, आप आगे अच्छा काम करने की कोशिश करोगे ना तो वो क्या सोचेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो छवि बिगड़ने मत दो। छवि बिगड़ने मतलब नहीं कि आप कुछ अच्छा बन के दिखाओ उनके सामने, लेकिन जो एक शांति का परिवेश है उस शांति के परिवेश को बना के रखो। घर में भी, बाहर भी, मित्रों के साथ भी। किसी मित्र ने मान लीजिए आपका कोई सहायता नहीं की या आप साथ में रहते हैं कोई, तो वहां पर भी सहन शक्ति रखनी चाहिए। किसी ने कुछ नहीं दिया या कुछ आपकी सहायता नहीं की, कोई बात नहीं, आप फिर भी अगर हो सकता है उसकी सहायता करो। कोई खाद्य पदार्थ है आपका, वैसे तो आपसे मिल बांट के खाना चाहिए। आपको इतना पता है वो मिल बांट के नहीं खा रहा है तो हम क्या सोचते हैं ये अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना जल्दी निर्णय मत जाओ। हो सकता है उसको व्यवहार ना पता हो, लेकिन मिल बांट के खाना चाहिए। आप बता सकते हो अपने व्यवहार से, सीधा एकदम से उपदेश देना मत शुरू करो कि बेटा तुमने ये गलत किया है, ये किया है। व्यवहार से सिखाओ, थोड़ा समय दो, 1 महीना 2 महीना जब आपके व्यवहार से परिचित होगा तो खुद अपनी गलती स्वीकार करेगा। जल्दी उपदेशात्मक होना भी गलत है कि हमने ज्ञान जो पढ़ा है कोई गलती दिखी तुरंत जाकर उसको उपदेश देना शुरू करे तो व्यक्ति स्वीकृत या स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होगा। तो इस तरह का पार्ट है। तो मैं सुख के प्रति ज्यादा आग्रही हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि परिस्थिति को सुख में बना के रखूं, उसमें जितना सहन या कुछ भी हो सकता करो, रिएक्टिव मत रहो। उससे शांत परिवेश होगा, आपका विकास होगा, आप पढ़ पाओगे। माता पिता आपको बार बार कुछ ना कुछ बोलते ही रहते होंगे, पढ़ लो कर लो, अब तक क्या किया क्या नहीं किया। आप रिएक्ट हो जाते, खुद भी परेशान, और वहां कुछ बोल दोगे माता पिता को तो वे भी परेशान, और वो परेशानी निरंतर बढ़ती ही जाएगी। उसमें अच्छा रहता है कि जो उपयुक्त उत्तम उत्तर अगर देना योग्य लगता है, मैं उत्तर देने से पहले ये विचार करता हूँ कि उस उत्तर देने से अगला व्यक्ति स्वीकार करेगा। मैं अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, क्या मैं जो बात बोलूंगा मेरी बात मेरे मन में उत्तर आता है, लेकिन उत्तर आने के साथ ये भी आता है कि उत्तर देने से कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा या बस मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ईगो सेटिस्फाई के लिए मैं उत्तर नहीं देता। मैं उत्तर देने के पहले सोचूंगा कि उत्तर देने के क्या व्यक्ति स्वीकृत करने के लिए तैयार है, पहला पार्ट। क्या उसको उत्तर देने से कुछ आगे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा पार्ट। अगर ये सब चीजें फैक्टर नहीं है तो मैं शांत रहना पसंद करता हूँ, तो उसका उत्तर देने कोई महत्व नहीं। ये नहीं कि मैंने अपनी बात कह दी, अब जो होगा उसका होता रहेगा, या जो भी परिस्थिति बनेगी। तो ये रिएक्टिव या अपने आवेशों को बाहर निकाल देना, तो उस चीज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत शांत परिवेश रहेगा। और वो तो मैं पहले भी कहता हूँ, जैसे आप लोग हैं, सब में कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ अच्छाइयां हैं। एक ग्रुप बना के रहें। ग्रुप मतलब एक अच्छा ग्रुप, ऐसे नहीं कि यूज करने वाला ग्रुप, एक दूसरे की सहायता करें। तो ऐसा मानता हूं कि अगर अच्छा ग्रुप हो 5, 10, 15, 20 व्यक्तियों का, तो खराब से खराब परिस्थिति में आपको कुछ नहीं लगेगा। कभी नहीं लगेगा कि मेरे पास कोई आर्थिक कमी है या किसी और चीज की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, कोई बीमार हो गया ठीक सेवा करने के लिए कि आप मेरे घर आ जाओ या कोई एक परिवेश में आ जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे। इस तरह की भावना तो कहाँ परेशानी है। परेशानी कब होती है, व्यक्ति बहुत डरा हुआ है, इसलिए तो पैसे के प्रति भागता है। अब देखो, अगर विचार करके पैसे के प्रति 2 भावना से भागता है। एक तो कि मुझे बहुत ज्यादा भोग करना है, या भोगी की अगर स्थितियां कम है या सामान्य है तो किस लिए भागता है, डर है, पता नहीं आगे क्या होगा। माता पिता भी पैसे कमा रहे, क्या बोलते रहते, बेटा आगे कमा के रख लो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, पता नहीं आगे क्या होगा। अकेले जीवन की धारणा बना रहे हैं। अगर साथ का हो, अगर व्यक्ति हो, 2-4 भी अच्छे व्यक्ति साथ हो, तो आपको भविष्य की डरने की ऐसी बात नहीं है। कहीं आप अच्छा कर रहे हो, कभी वो अच्छा कर रहा है, तो मिलजुल के पाठ चलता रहता है। तो सहयोगात्मक भावना रखनी चाहिए बिना किसी अपेक्षा के, तो सब अच्छा चलता ही रहता है। वो तो हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
आगे बढ़ते क्योंकि सभी को फिर जाना है, सभी के अपने अपने कुछ काम भी होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सर आप सम्मान की इच्छा किसी है किसी की मैम आप लोग भी दिसंबर 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने नेट और JRF क्वालिफाई किया है उनके लिए हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एकेडमी की तरफ से कि आपने अच्छी तैयारी करी, आपने मेहनत करी, तो एक एप्रिसिएशन, कम्युनिकेशन में रूल चलता है, टीचिंग का रूल होता है कि स्टूडेंट्स आगे, मतलब एक फिलॉसफिकली जो मैं बात आपके सामने रख रही हूँ कि स्टूडेंट्स आगे और अच्छा तब करते हैं जब टीचर की तरफ से उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो यही ध्यान में रखते हुए कि इन फ्यूचर भी आप और अच्छा करेंगे, जैसे गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रही है आप ऐसे ही गाइडेंस आगे प्रोवाइड करेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पार्वती जी दीपांजलि चौहान सुधांशु जी अंजलि जी ऐसे भी रहने दीजिए। साक्षी शर्मा जी लता जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है और जो करने वाले हैं आगे, तो वो लोग जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया उनसे पर्सनली आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद जो इस सब रेंजमेंट करती है कभी तो एक अच्छा तो तभी लगता है ना, ये करती है सारा चीज। ये अकेले नहीं किया, पार्वती जी का, अंजलि जी का एग्जाम क्वालिफाई, कल वो रुक के यहाँ पर मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे तो खुद ही तो उनको अच्छा लगता है, सब सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि एक होता है ना कि मानते हैं कि टीचर ने कुछ कहा है तो चलो हम करते हैं, वाली चीज एक हेल्प तो सभी ने कराई है, मैंने अकेले नहीं किया है। शिवानी मैम का थैंक यू, क्योंकि एक तो वो इस कनाड एकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं और मेरी बहन की तरह हैं, मुझे बहुत मानती हैं। और एकेडमी का जैसे एक होता है पढ़ाता है टीचर,
तो पढ़ा दिया और पढ़ाने तक ही सीमित है। मैम एकेडमी को अपना घर की तरह मानती हैं और इसीलिए सर की हर एक चीज़ को फॉलो करना कोशिश यही करती हैं। जबकि बच्चे कंपैरिजन करते हैं सर से मैम का, लेकिन मैम उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मतलब ध्यान नहीं देती कि नहीं, क्योंकि सबका नॉलेज अलग है, सबका अपना अपना स्ट्रीम का नॉलेज अलग अलग होता है। तो मैम की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। और मैम अब ये प्राइज भी जो हैं ये भी मैम खुद ही, सर का इसमें कोई रोल नहीं रहता। मैम सारी चीज़ों को, क्योंकि हाँ मैम की बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, सर्टिफिकेट देने हैं, ये सारी चीज़ें इवन इनको लेकर भी आना बहुत बड़ी बात होती है कि टीचर आपका ये सारी चीज़ें कर रहा है और उसको खुद जाके प्लेटफॉर्म पे काम करके ला रहा है और फिर डेकोरेशन भी। तो मैम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया।